Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Pain Relief Path by Dr. Sabah. Dr. Sabah in with a new video. Today's our topic is knee osteoarthritis. फासला कम होने की वजह से घुटनों का दर्द. नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इससे हमारी ज़िंदगी कैसे मुतासर हो सकती है और हमारी सेहत पे इसके क्या असर हो सकते हैं. जानिए इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इसकी जो रोज़मर्रा की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे इसका असरअंदाज हो सकता है. हमारी काफ़ी जो एक्टिविटीज़ हैं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती हैं. हमारा चलना फिरना, वॉकिंग, हमारी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, बैठना, ज़्यादा टाइम तक खड़े होकर काम करना, इसमें काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो पेश आती हैं. जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर. आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस करवा सकते हैं और उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उसका हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स देखेंगे बाय फिजियोथेरेपी. नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ डीजेनरेटिव चेंजेस. डीजेनरेटिव चेंजेस बेसिकली क्या होती हैं कि एज के साथ साथ जो है हमारी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. ऐसे ही हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी जो साख्त होती है उसमें जो है वो तब्दीली आना शुरू हो जाती है. उसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, वो वीक हो जाते हैं और हमारी हड्डियां जो हैं वो भुरना शुरू हो जाती हैं और जो हमारे जॉइंट्स, जो हमारे जोड़ हैं, वो रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं. रगड़ इसलिए खाते हैं क्योंकि उनमें जो गुदा, जो फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो जो है विद द एज जो उसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है. जब वो आपको रगड़ खाने से प्रिवेंट करता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो ज़ाहिर है वो जो हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे से जो आके टकरती हैं और वो फिर रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं. अब हम बात करते हैं कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. पहले तो हम ये जानना चाहिए कि कॉजेज़ क्या है और रिस्क फैक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. कॉजेज़ होती हैं वजूहात. वजूहात मतलब कि इस वजह से आपको जो है वो नी पेन हो सकता है, वो होती है कॉजेज़. और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि रिस्क फैक्टर ये होता है कि उनमें जो है नी पेन जो है हो सकता है. तो अब कॉजेज़ जो है, वजूहात जो है नी पेन की, वो क्या क्या हो सकती है. मस्कुलर वीकनेस हो सकती है. आपके जो नी के अराउंड जो मसल्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है वो जो वीक होना शुरू हो जाते हैं तो नी पेन स्टार्ट हो जाता है. इसके बाद जो लिगामेंट टीयर हो सकता है. लिगामेंट का होता है एक बैंड होता है जो जिसने जो है सपोर्ट की होती है, स्टेबलाइज किया होता है घुटने को, नी जॉइंट को. जब वो टीयर हो जाता है, लाइक कोई हिट हो जाता है, उसमें चोट लग जाती है, जब वो रप्चर हो सकता है, टीयर हो सकता है, तो उसकी वजह से भी नी पेन स्टार्ट हो सकती है. उसके बाद है विटामिन डी की डेफिशिएंसी. ये विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए. जब विटामिन डी की कमी होती जाती है तो हमारे घुटनों में दर्द हो सकता है. और उसके अलावा जो है एक रेपिटेटिव मूवमेंट, रेपिटेटिव एक चीज़ को बार बार करना, रिपीट करना, जैसे कि सीढ़ियाँ उतरना, सीढ़ियाँ चढ़ना बार बार, ये रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं, इनकी वजह से भी घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है. उसके बाद आते हैं रिस्क फैक्टर्स. अब रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं. एक तो आ जाता है एजिंग. एज का इसमें क्या असर है कि जो घुटने का जो दर्द होता है मोस्टली जो है वो एजिड पीपल में होता है. लाइक होता है दोनों में, मेल फीमेल में, लेकिन ये है कि मेल जो फीमेल होती हैं वो जब 40 प्लस हो जाती हैं तो उनमें जो है आहिस्ता आहिस्ता से घुटनों का दर्द जो है शुरू होता है. और मोस्टली जो पॉपुलेशन इफेक्टेड होती है वो एजिड पॉपुलेशन इफेक्ट होती है. उसके बाद बात करते हैं जेंडर की. जेंडर में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं. उनमें ये है कि दोनों को वो दोनों जो है उस चीज़ का शिकार होते हैं. घुटनों के दर्द दोनों में पाए जाते हैं, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है. लेकिन ये है कि जो मेल के चांसेस हैं वो डिले होते हैं और फीमेल में, जैसे कि मैंने बताया कि जब फीमेल है वो 40 प्लस हो जाती है तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है. अब फीमेल में क्योंकि इस वजह से कि 40 प्लस के बाद वो उनका मेनोपॉज का जो है वो फेज स्टार्ट हो जाता है. इसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं और उन्हीं की वजह से वो चेंजेस की वजह से, अंदर से वीकनेस की वजह से, और उनमें ये हड्डियों के मसले मसाइल भी पैदा होते हैं और घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है.
और फिर जो मेल होते हैं वो 50 प्लस में जाके इस चीज़ का शिकार होते हैं। और फिर उसके बाद आ जाती हैं उसके बाद है जॉइंट लेग्सिटी। जॉइंट लेग्सिटी के आपके जॉइंट जॉइंट ज़्यादा लेग्सिट होते हैं, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, उनमें जो है ये घुटनों का दर्द ज़्यादा जो है वो होता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ओबेसिटी की। आपका जो वेट है वो बहुत इफेक्ट करता है आपके घुटनों के दर्द पे। अगर तो आप ओबेस पर्सन है तो लाजमी है आपकी पूरी बॉडी, ज़ाहिर है आप ओबेस हैं तो जो भी है आपकी बॉडी का जो पूरा वेट होता है वो आपके घुटनों पे आएगा, जिसकी वजह से घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है हेल्प करते हैं एक डॉक्टर को। अगर एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है अपने नी घुटने की दर्द की वजह से, तो उसमें क्या देखा जाता है? उसमें देखा जाता है कि उसकी जो मूवमेंट होती है वो पेनफुल होती है। पेनफुल उसकी मूवमेंट नहीं होती, उसकी जो रेंजेस होती हैं, मूव करता है उसका जो है मूवमेंट होती है उसके घुटने पे, लेकिन ये है कि वो शदीद दर्द के साथ होती है, पेन फ्री नहीं होती। उसके बाद ये कि उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है। उसको मूव करने में दर्द होता है तो वो अपनी मूवमेंट जो है लिमिट कर देता है। और उसके बाद ये है कि जॉइंट इनलार्जमेंट हो जाती है, जैसे कि स्वेलिंग हो जाती है। उनके जो नी घुटना है, घुटने के अराउंड जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। और उसके बाद जो है ये होता है कि वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम ज़्यादा देर बैठते हैं तो हमें दर्द शुरू हो जाती है, या फिर ज़्यादा देर खड़े होते हैं तो हमें दर्द शुरू हो जाती है। तो एक डॉक्टर जो है ये चीज़ें जो है वो देखता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। इसमें तो वैसे तो आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम जो है स्पेसिफिक चीज़ों की ही बात करेंगे। एमआरआई आ जाता है इसमें, और अल्ट्रोस्कोपी आ जाती है, और जो है एक्सरे आ जाता है। मोस्टली तो हम ज़्यादातर एक्सरे ही करवाते हैं। एक्सरे में ये चीज़ हम देखते हैं कि जो जॉइंट है, नी जॉइंट जो है, घुटना है, जोड़ जो है, उसमें जो बीच में एक जो स्पेस होती है, जो खला होती है, वो जो है कम हो जाती है। और वो इस वजह से वो खला कम होने की वजह से वो रगड़ खाना शुरू होता है। तो उसमें जो एक्सरे में है ये इंडिकेशन आती है। उसके बाद फिर आते हैं अर्थ्रोस्कोपी। वो एक जो है सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उसमें ये होता है कि एक कैमरा होता है, उसको जो है इफेक्टेड एरिया, जैसे कि बाहर वाली साइड या घुटने के अंदर वाली साइड, जहाँ जहाँ पे दर्द होता है, इफेक्टेड एरिया में इंसर्ट करते हैं। और वो देखते हैं कि अंदर कोई और इश्यू तो नहीं, कोई आप स्ट्रक्चर का तो नहीं कोई इशू, कोई हड्डी तो नहीं क्रैक हो गई, या कुछ ऐसे जो भी मसले मसाइल हो सकते हैं वो वहाँ से कैमरे के थ्रू देखते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है एमआरआई। एमआरआई में क्या देखते हैं? एमआरआई में देखते हैं कि कोई जो उनके टिश्यूज़ हैं, नी के अराउंड जो हमारे टिश्यूज़ हैं, उनका स्ट्रक्चर तो नहीं कहीं ख़राब हो गया, उनमें तो कहीं कोई जो टिश्यूज़ हैं उनको तो नहीं उनमें तो नहीं कोई टीयर आ गया। तो ये चीज़ें जो है हम एमआरआई में देखते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बाय फिजियोथेरेपी। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम क्या क्या करवा सकते हैं? हम सबसे पहले पेशेंट को एजुकेशन देंगे। एजुकेशन से मुराद पेशेंट को बताएंगे कि आपको क्या मसला है और आपको दर्द क्यों है, वो बताएंगे। फिर हम उसके बाद पेशेंट को बताएंगे कि हम आपका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आपको कौन कौन सी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडलिटीज़ यूज़ करेंगे, किस तरह करेंगे, और उनको ये भी बताएंगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा। पेशेंट को पूरा गाइड करना है, काउंसल करना है, उनको सारा कुछ अपना जो है प्रोटोकॉल्स बताना है। और पेशेंट को ये भी बताना है कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज आपसे करवाएंगे और कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस करवाएंगे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पीरियड, जैसे एक्सरसाइज की हो गई या फिर डाइट प्लान जो भी हैं, और उसके अलावा उनकी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मॉडिफाई करेंगे। सारा कुछ भी हम जो है पेशेंट को एजुकेट करेंगे। उसके बाद फिर बात आ जाती है वेट की। हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, अगर तो उनका ओबीस पर्सन है तो हम उनको एडवाइस करेंगे कि आप अपना वेट जो है लॉस करें, वेट को लूज़ करें। वो किस वजह से कि हम उनको बताएंगे कि आपके वेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है नी जॉइंट पे, किस वजह से आपके किस तरह जो है आपका वेट जो है तो वो नी जॉइंट पे असर करता है। और जब जो है अगर आप तो अपने वेट को कंट्रोल कर लेंगी तो किस तरह से आप जो है वो ठीक होने की तरफ जा सकती हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो उनको एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के बारे में इस तरह बताएंगे कि हम उनका जो लाइफस्टाइल है, जो उनकी
डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वो काम वगैरह करती हैं, उनसे उनको बताएंगे कि किस तरह आपने काम करना है, खड़े किस तरह होना है, कौन सी पोजीशंस और करेक्शन आपने करनी है, कहाँ कहाँ पे जो है आपने किस तरह बैठ के काम करना है, या कितना टाइम आपने खड़े होना है, सीढ़ियों का उतरना चढ़ना, जो ये कम करना है, या जो भी हम प्रोटोकॉल्स होंगे हम वो उनको गाइड करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो है एक्सरसाइजेज जो है वो ऐड करेंगे इसमें। वो हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को रिकमेंड करेंगे और खुद करवाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का क्या रोल है, ये हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पीरियड जो है पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। नी ब्रेस जो है वो ये है कि उनका जो नी पे जैसे लोड पड़ता है हमारी पूरी बॉडी का, तो लोड जो है जब वो ब्रेस लगा होगा तो वो जो लोड है वो शिफ्ट हो जाएगा नी पे, नहीं वो जो है ब्रेस भी आपने लगाया है वो हेल्पफुल करेगा उस लोड को कैरी करने में। नी जॉइंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है और वेट बेयरिंग जॉइंट भी होता है। हमारी पूरी जो बॉडी का वेट होता है वो नी जॉइंट पे आके शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि नी जॉइंट किस बोन से मिलकर बनता है। ये बेसिकली 3 बोन से मिलकर बनता है। एक है फीमर, उसके बाद आ जाता है टिबिया, उसके बाद आ जाता है फिब्यूला, और इसके ऊपर होता है एक नी कैप जिसको हम सिस्माइड बोन भी कहते हैं या फिर पटेला भी कहते हैं। नी जॉइंट पे जो है वो 2 मूवमेंट होती हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये है एक्सटेंशन और ये है फ्लेक्शन। इसमें जो नी जॉइंट के जो नी पेन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो इनकी जो मूवमेंट होती है वो एक्सटेंशन तो हो जाती है, लेकिन जब वो फ्लेक्शन करते हैं तो पेनफुल मूवमेंट होती है उनकी। फिजियोथेरेपी गोल ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट जो नी पेन है सबसे पहले उसको हम कम करेंगे, उसके बाद जो इसकी रेंज ऑफ मोशन है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद मसल स्टिफनेस को रिड्यूस करना है, और जो मस्कुलर वीकनेस है उन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना है, और अगर स्वेलिंग है तो उसको भी हमने रिड्यूस करना है। अब पहले हम देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट क्या देंगे। हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं। हम इसमें 2 टेक्निक अप्लाई करेंगे, एक स्ट्रेचिंग और एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। पहले हम करवाएंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, उसके बाद फिर हम चलेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करवाएंगे एंकल पंप्स। यहाँ से नी जॉइंट से हम इसको स्टेबलाइज करेंगे और इसको फोर्स अप्लाई करेंगे। ये हमने 6 टाइम करवानी है और 10 सेकेंड का होल्ड देना है। एंकल पंप्स करवाते हैं काफ मसल्स की स्टिफनेस को कम करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। SLR करवाएंगे, पेशेंट को कमांड देंगे कि टांग को ऊपर उठाए, 10 सेकेंड का होल्ड और फिर वापस। ये भी 6 टाइम रिपीट करवाएंगे। ये हम करवाते हैं हैमस्ट्रिंग मसल के टाइटनेस की वजह से। जब वो टाइट हो जाते हैं तो हम SLR करवाते हैं उनकी टाइटनेस ख़त्म करने के लिए। और फिर आ जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। हम पेशेंट को कहेंगे कि साइड लाइन में मूव करें। यहाँ से हिप को स्टेबलाइज करना है और अपनी जो है इसको जो है पाँव को अपने इस हिप जॉइंट पे रखना है ताकि हमारा फोर्स भी ना लगे, और इसको आराम आराम से बैकवर्ड लाना है। ये ऐसे, ये 6 टाइम करना है। इसको भी 10 सेकेंड का होल्ड। ये क्वाड्रिसेप मसल्स का स्ट्रेच। अब प्रोन पेशेंट को कमांड करेंगे कि वो प्रोन लाइन पोजीशन में आए। पेशेंट को कमांड करेंगे कि अपनी नी को बेंड करें, वापिस फिर लेके आए, वापिस। ये भी 6 टाइम रिपीट करना है और 10 सेकेंड का होल्ड। उसके बाद हम करवाएंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रोटोकॉल के बारे में। सेकंड प्रोटोकॉल हमारा ट्रीटमेंट का क्या है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को हम पहले स्ट्रेचिंग करवाएंगे। अब उसके बाद हम करवाएंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस क्यों करवाएंगे
क्योंकि उनके जो नी के अराउंड जो भी मसल्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं नी जॉइंट को, वो सारे वीक हो गए, जिसकी वजह से उनको नी पेन हो रहा है। तो उनकी जो है स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनको मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। अब पहले हम पिलो लेंगे और उसको जो है एंकल जो जॉइंट है उसके नीचे रखेंगे, और फिर हम पेशेंट को कमांड करेंगे कि इसको आपने नीचे प्रेस करना है, नीचे की तरफ। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अब 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे, साथ में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रिलैक्स। फिर इसको रिलैक्स कर देना है। ये जो है इसको रिपीटेशन जो करनी है इसकी, ये 6 टाइम करनी है और 10 सेकंड का होल्ड करना है। उसके बाद फिर अब ये पिलो रखेंगे हम नी जॉइंट के नीचे, और अब हम पेशेंट को कमांड देंगे कि इसको नी जॉइंट से जो है घुटने से नीचे को प्रेस करें। ठीक है, यहाँ पे भी हम जो है 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे, और फिर पेशेंट को कहेंगे कि अब आप रिलैक्स करें, रिलैक्स। ठीक है, इसको भी हमने 6 टाइम रिपीट करना है विद 10 सेकंड होल्ड। फिर कमांड करेंगे कि दोनों टांगें अपनी जो है वो बेंड करें। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे बीच में, नी जॉइंट, दोनों नी जॉइंट के दरमियान में रख के अब कहेंगे कि इसको प्रेस करें, 10 सेकंड का होल्ड। रिलैक्स करें। ये जो है एडेक्टस मसल, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये करवाएंगे हम। और उसके बाद जो फोर्थ है, अब जो है हम बाहर की तरफ जो है वो अपने हाथ रखेंगे। आप जो है थेराबैंड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम पेशेंट को कमांड करेंगे कि ये बाहर की तरफ टांगे खोलने की कोशिश करें, बाहर की तरफ जो है वो जोर लगाएं बाहर मेरे हाथों की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, ये भी हमने 6 दफ़ा करवानी है, और जो हमने होल्ड रखना है वो 10 सेकंड का होल्ड रखना है। ठीक है, टांगे सीधी करें, अब अपनी इसको भी सीधा करें। अब हम पेशेंट को कमांड करेंगे, उन्होंने एक्सरसाइज खुद ही करनी है, उनको कहना है कि इस टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। ठीक है, अब बाहर की तरफ लेके जाएं। ठीक है, अब होल्ड करके रखें। ये हम इसलिए करवाते हैं कि मोस्टली जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनकी जो है मीडियल साइड जो होती है उसमें जो है दर्द होती है, जिसकी वजह से जो है मीडियल जो उनके मसल्स होते हैं अंदर वाले, वो जो है वो वीक हो जाते हैं, और जो बाहर वाले हैं वो जो है टाइट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो है स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि रिलैक्स, वापस लेके आएं, रिलैक्स। ठीक है, और अब सेकंड लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है कि हमने पेशेंट को कमांड देनी है कि अपना नी बेंड करें। ठीक है, और जो है बैक को ऊपर उठाएं, हाँ ऐसे। ये भी 10 सेकंड का होल्ड। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे जो थाई के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए है। ये भी 6 दफ़ा करवानी है, 10 सेकंड का होल्ड। ठीक है, रिलैक्स। उसके बाद हमने पेशेंट को कमांड करनी है कि प्रोन लाइन में लेट जाए। ठीक है, उनको कहना है कि अपने हाँ टांग को बेंड करें। ठीक है, अब आपने एक्स को सीधा करने की कोशिश करनी है, और मैंने फोर्स लगाना है उसको रोकने की कोशिश करनी है। ठीक है, करें। हाँ ठीक है, ठीक है, रिलैक्स। ये भी 6 टाइम रिपीट करवानी है, और 10 सेकंड का इसको होल्ड करना है। हम आज की अपनी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, या नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।